लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा, LIC का, आपका पैसा उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो। ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को,
टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से हैं, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। डीएमके से राजा बात करेंगे। हाँ ठीक है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे। All right. Mallikarjun Kharge there insisting that democracy is under threat, ways that the government is using or misusing agencies to suppress their voice. आज कई दिनों आवाज लगा रही हैं कि लाखों करोड़ के घोटाले पर जेपीसी बनाओ। जेपीसी बनाने के लिए आप तैयार नहीं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी सरकार मोदी जी की ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ इस घोटाले के जांच में है, इसलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ। मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए। 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। उनकी राजनीतिक है, इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा। राजा ये राजा जी फ्रॉम डीएमके टुडे it is speak the country ये सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और जाहिर सी बात है गांधी परिवार को लेके यहाँ धारा 144 लगा दी गई थी और आप देख today the country witnessing a rule of autocracy coupled with lawlessness. Today country witnessing a government which is having no accountability towards the parliament, where the 140 crore people aspiration is going to be reflected. So complete lawlessness, complete darkness, unless and until democracy is restored, until the lawlessness is removed, our united fight will continue. Thank you. चलिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी फ्रॉम शिवसेना। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हम सब जो रोज मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी का गठन हो, उसको अवॉइड करने के लिए धन्ना सेठों को बचाओ और विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम सब एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का हनन कर संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जेपीसी
कि जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है, और जब ये लोग विपक्ष में होते थे जेपीसी की मांग दिन रात करते थे, पार्लियामेंट को रोकते थे, और हमारी जो मांग है वो उस आधार पे है क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है और ये लोग उनको बचाने में लगे हैं। Anil Hegde from JDU. On the issue of money laundering and corrupt practices of the Adani Group, the entire opposition has been demanding JPC. We have been demanding discussion in the parliament, but the BJP, the ruling government, ruling party is running away from. All right. There you have all the opposition leaders addressing the media there, one after the other. You heard from the Congress, of course. The Aam Aadmi Party leader as well. For the first time we saw actually some kind of unison between the Congress and the AAP, which we failed to see on various other occasions. It appears this time they've come together on the same cause, pushing for a JPC probe into the Adani scandal. Supriya Bharadwaj right outside the parliament there. Supriya, we see that all the opposition party netas in a rarity, the AAP and the Congress uniting for the same purpose, demanding a JPC probe on the Adani scandal. They've in fact even moved for suspension of business, but we believe that. All right, cutting across to Amit Bharadwaj as we have some commotion being reported right outside the parliament. Amit, over to you. Well, Nabila, action at the Congress office continues, and continuously there are attempts by the Congress workers, the youth Congress workers and the NSCI workers to break these barricades. And what you are seeing right now is the state of barricades. Congress workers literally tried to bring down these barricades in order to breach it, and Delhi police officials are constantly struggling to maintain the status quo. These Congress workers are not being allowed to step out of the AICC headquarters, and confrontation between the Congress workers and the Delhi police right there. Again, Mahila Congress workers trying to breach barricades, trying to head towards the Vijay Chowk where the opposition MPs are holding protests, and the moment these Congress workers are stepping down, they are getting detained by the Delhi police, Delhi police officials, and several buses are lined up here. Several buses have been lined up. What we saw in the first round of detention, IYC's Srinivas and his youth Congress workers were detained. After that, NSCI workers were detained, and right now, Mahila Congress workers are getting detained one after other. आप लोग कहाँ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे? हम विजय चौक, हम मोदी के वहाँ पहुँचेंगे. विजय चौक. विरोध. पार्लियामेंट. Right there, these are all Mahila Congress workers who are protesting at the Congress headquarters. किस बात को लेके विरोध प्रदर्शन है? हम राहुल गांधी जी के साथ हैं. जैसे मोदी अत्याचार कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी से डरते हुए, और उनको तो कोर्ट ने सजा सुनाई है ना, फिर विरोध प्रदर्शन इसलिए कि मोदी की चाल है ये. Right there, Nabila, action happening, and if you look at the kind of police deployment which has been done, the entire AICC headquarters have been barricaded. You have Delhi police officials right there, and right after that, CRP jawans are standing with a rope, creating a wall of sorts. And what we saw today is that several placards are supporting Rahul Gandhi. And remember, this protest is happening barely a day after Rahul Gandhi was convicted in the defamation case in Gujarat. And action happened yesterday. Youth Congress workers protested yesterday and today. It appears that on one hand, the Congress and opposition parties are protesting at Vijay Chowk, trying to take out a march. And the other side, you have the Congress workers, of different wings, trying to march from the AICC headquarters to Vijay Chowk, where the Delhi police officials are constantly making efforts to make sure that these workers are not allowed to step out, because the parliament is in session right now, and that is precisely why these workers of the Congress party are not being allowed to step out. And we will try to get closer to these protesters to speak to them as to what is their contention, because apparently Rahul Gandhi has been convicted by the court. Ma'am, आप लोग विरोध प्रदर्शन करके कहाँ जाना चाह रही हैं? हम अब गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं अपने राहुल गांधी जी के लिए. अदद पर तैयार है. राहुल गांधी जी का है किनारा, डरो मत. कहाँ जाएंगे आप? जहाँ भी पुलिस ले जाएगी वहीं जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बैरिकेडिंग हटवाओ. तो हिरासत में जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है.
बैरिकेड्स इसी तरह से तोड़ते रहेंगे अभी? हाँ, तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। Right there, you know, Congress workers are actually prepared today for any sort of final action, be it detention, arrest, and all this action is happening a day after Rahul Gandhi was convicted by the Gujarat court in the defamation case. Nabila, more importantly, what we are seeing is that the entire opposition is coming together over Rahul Gandhi's conviction in the Gujarat defamation case. And along with that, in the parliament, the ruckus continues, the hangama continues, and the opposition continues to press its demand that JPC should be formed on the Adani issue. So clearly, on one side, the government is training guns at Rahul Gandhi, accusing Rahul Gandhi of defaming the country on a foreign soil. On the other side, the deadlock in the parliament continues because the opposition parties maintain that joint parliamentary committee is the only way to solve the deadlock in the parliament, and JPC must be formed to investigate, to probe, to look into the Adani issue. And continuously, for the ever since this budget session was started, what we have seen that opposition in a log jam situation, and right there, visuals like this have become a constant in this entire process. अभी आप लोगों का विरोध अडानी के मामले पे है, जेपीसी के मुद्दे पे है, या राहुल गांधी के समर्थन में है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट से साफ निर्देशित होता है कि इसका टाइमिंग और इसका इंटेंट ही गलत है। क्या इंटेंट? देखिए, जब सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, जब जेपीसी की मांग की जा रही है, जब अडानी के स्कैम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है, तो प्रधानमंत्री का ऑफिस क्लीन चिट क्यों दे रहा है? इस देश के अंदर अगर ये बात हो रही है कि आंकड़ों को फर्ज किया जा रहा है, अगर कोई और व्यापारी होता तो उस पर ईडी का छापा पड़ चुका होता, लेकिन अडानी जी को इम्यूनिटी है। क्यों है उनको इम्यूनिटी? और उसके एवज में जब लगातार राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं तो ऐसा जजमेंट आता है। हम डरते नहीं है कि 2 साल की सजा तो मुझसे डर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जा रहा है कि मोदी समुदाय जो है, कम्युनिटी है, वो आहत हुआ और राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपमान करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। फिर तो नरेंद्र मोदी जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रोज इस तरीके की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आप किसी को जेल नहीं भेज सकते। अभी लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हुआ है। आप लोग कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, तमाम अपोजिशन पार्टी रूप से इसकी लड़ाई जो है कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी और सड़कों पर संसद में भी लड़ी जाएगी। Nabila, I'll show you visuals of more action at the AICC headquarters. What we are seeing today, there's a coordinated effort of sorts by different wings of the Congress party. Right there, a placard, a young Congress worker holding a placard, "I love Rahul Gandhi," and this is apparently from DPCC. So what you are seeing, the kind of visuals that are coming from the AICC headquarters. So it is the joint effort of the Indian Youth Congress, the NSUI, the Mahila Congress, the state unit. So clearly a planned strategy by Congress party today that they want to make sure that the protest continues and they don't get, this protest does not get over quickly, because the Delhi police was prepared. They had all preparations at place, barricades, Delhi police jawans, CRP jawans, ropes, buses to detain the Congress workers. So this entire protest is happening in a phase-wise manner. First, the youth Congress workers got detained when they tried to march to the Vijay Chowk, where the opposition MPs were holding a similar protest, over demanding JPC and condemning Rahul Gandhi's conviction in the defamation case. And clearly, for the past 30 minutes or so, the protest at the AICC headquarters is not getting over. Constantly efforts are being made by the Delhi police officials, and visuals like this one, where in a very small, in small situations, what happens is that Congress workers try to break the barricades and Delhi police gets alert at that point in time. So this constant struggle is happening between the Congress workers and the Delhi police jawans. So barricading at the AICC headquarters continues, and so does the protest. And whoever is able to, step out of these barricades gets more visuals here. Barricades now being removed. These were the barricades which were actually
weakened by the Congress workers. So Delhi police is now pulling it down, putting it back to its place apparently. And now what we believe is that detention process can actually escalate from here. Delhi police is now asking these Congress workers to step out. And if they step out, they'll immediately get detained. Nabila. So on one hand, Amit, we see that there's huge protests outside the parliament on asking for a joint parliamentary committee probe into Adani scandal. On the other, we see the Youth Congress outside the Congress office in Delhi protesting against the conviction awarded to Rahul Gandhi by a Surat court in a 2019 defamation case. Rahul Gandhi might just face suspension as per a 2013 Supreme Court order that suggests that any elected neta who has been convicted at least to 2 years in prison in a criminal case must be disqualified with immediate effect. Now, Rahul Gandhi, of course, is going to be appealing that. And it appears that he barely has about 3 months' time to appeal it or take this matter to a higher court in a way that he does not go through disqualification. At the same time, we see the Congress netas, Youth Congress particularly, in large numbers willing to be detained and are protesting, saying that this is the timing that the centre has chosen, basically accusing the centre and the courts to deliberately try and suppress the voice of Rahul Gandhi. Supriya Bharadwaj joining us live right outside the parliament. All right, we've lost a connection there, but here we heard Amit Bharadwaj as the Youth Congress leaders now stepping up their attack on the BJP, on the judiciary as well, saying that the verdict that was given to Rahul Gandhi, 2 years of conviction, basically is a maximum punishment in a defamatory case of such nature, saying that this was a verdict that was fixed, basically casting aspersions on the judiciary, on the lower court, saying that this was influenced by the BJP and a deliberate attempt to suppress voice of Rahul Gandhi. He will not fear, he will stand against the oppressors, he will speak for the people of this country. These are the words said by the Youth Congress netas as they indulge in huge protests, many of them being detained by the police in Delhi. You see Youth Congress netas there jumping over barricades. It's a deliberate attempt to create a ruckus and basically ensure that they are visible, their protests are visible and that this commotion is captured on camera is enough so to establish their point that they are making or they are trying to make, saying that the centre is trying to suppress opposition voice. This is not just the Youth Congress. You saw collectively the opposition party netas who came together outside the parliament address the media as well, saying that cases like this are being slapped on Rahul Gandhi and leaders of such nature because they want to suppress the voice. And central agencies are probing several opposition netas while they're refusing to initiate a probe into the Adani scandal. Supriya Bharadwaj outside the parliament. Supriya, tell us more. Opposition party netas have all come together outside the parliament. Well, yes, all the opposition MPs right now are getting detained by the Delhi police, and this is what is happening at Vijay Chowk. The MPs are getting detained, and before that Mallikarjun Kharge, who's Congress party's president, said that there is a systematic attempt to muzzle the voice of the opposition. He even went on ahead and said that Rahul Gandhi has spoken the truth, and he has time and again only seeking the explanation from the government as far as the Adani Group issue is concerned, and they are saying that chance has not been given to him. There have been serious allegations leveled against him by the MPs and the ministers in Lok Sabha itself, but Rahul Gandhi was not given a chance. All the MPs of the opposition came out and staged a protest march all the way to Vijay Chowk, where we are present at the moment. Right now, MPs are getting detained, and at the same time, we can tell you that there is another protest going on at AICC headquarters. A lot of MPs, when we spoke to, said that they will not let go the demand for
JPC as far as Adani issue is concerned. And also interestingly, the entire opposition somewhere is now rallying behind Rahul Gandhi. What has happened is one after the other opposition party members were speaking in favor of Rahul Gandhi and said that what has happened is not called for, and Rahul Gandhi was only asking questions as far as Adani Group is concerned, and this punishment which has been meted out to him, which has been handed down to him by a court in Gujarat, is nothing but to muzzle his voice. So many people have come out. This is what the opposition MPs are saying, and the Congress party is saying that they will up the ante and they will continue protesting in the same very fashion. All right, Supriya, we saw an unusual sight. We saw the Congress and the Aam Aadmi Party coming together. So long we saw AAP never joining hands with the Congress, and they would never meet eye to eye, but it was evident today that they've managed to come together for the same cause of a JPC probe on Adani. Well, the entire opposition, Nabila, is saying that they are asking for a JPC probe on Adani Group issue. They are saying why they are not being allowed to speak in the House, both that is Rajya Sabha as well as Lok Sabha. They are even saying that when they are coming out and protesting, this is what we witness every day, that there is this entire machinery is pumped in and barricadings take place. And also at the same time, they are saying that as far as this entire issue is concerned, they will continue the protest. Congress party has chalked out a long list of do's and don'ts. What we are hearing is that after these two protests, one at AICC headquarters, another being outside the Vijay Chowk outside the Parliament, there will be also a meeting which is going to take place at 5 p.m. and on Monday there will be a massive nationwide protest which will carry out by Congress party as far as conviction of Mr. Rahul Gandhi is concerned. And Mr. Kharge said very categorically, he said Mr. Gandhi hasn't done anything wrong. What he has done is just simply he was raising the issue of Adani Group, and they said that as far as this entire matter is concerned, Rahul Gandhi was just asking the questions from the government on this very issue, that they just were asking that he was just asking the issues related to Adani Group and why the government is shying away. And also he has written a letter to Lok Sabha Speaker that there are serious allegations which have been leveled against him by ministers, by MPs in Lok Sabha and in Rajya Sabha. And only thing that Rahul Gandhi wants to do is keep his side of the story in Lok Sabha. So why he is not being allowed to speak? And the way they are saying that this is happening is nothing short of targeting of Rahul Gandhi. This is the entire opposition, and particularly Congress President Mr. Mallikarjun Kharge has said that is nothing short of targeting of him because he's raising the issues. They are saying that we will continue to do it. Democracy is in danger. Freedom of expression has been taken away. And they are saying Mr. Kharge also leveled a very serious allegation. He has said something very, very serious. He has said that soon the country will turn into an autocracy, into a dictatorship. So this is what the scenes at ground zero is, where we are. Behind me you can see the barricades. A lot of leaders, MPs who were present here have been detained. They have been taken into the bus. I'll ask my camera person to show you on the other side, because there are these jammers over here, and if we stand there, there is no audio and visual connection of the entire police, and there were approximate MPs have been detained by Stay with us. Supriya, I'm cutting across to Amit Bharadwaj as well. Amit, we see many of the youth Congress leaders, Congress netas being detained by the police. Show us some visuals. What are they? What are the Congress workers saying? They are protesting against Rahul Gandhi's conviction in the defamatory case. But here, indulging in this commotion is not going to solve the problem, is it? Right, Nabila, the protest started against the Gujarat court's verdict yesterday itself. You had youth Congress workers protesting yesterday. But today there's a coordinated effort by the Youth Congress, Mahila Congress, IYC, NSUI, all these different wings of the Congress party. And since morning, for the past 1 hour rather, we have seen that Congress workers were trying to breach these barricades. Many of the Congress workers have been already detained. But now there's a different kind of visual coming up from the AICC headquarters. On one side, you have the CRP Jawans, the Delhi police are standing to make sure that these barricades are not broken. On the other side, you have Mahila Congress workers who are singing Raghupati Raghav Rajaram.
in a sense of protest as to what is happening in the parliament and with Rahul Gandhi's case. I'll just, let you hear the songs which are being right now sung by the Mahila Congress workers. Yes. आप लोग रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं इस वक्त, जबकि मामला कोर्ट ने तय किया है राहुल गांधी के कन्विक्शन का। देखिए, कोर्ट ने किस दबाव पे भी तय किया है मामला, ये सब दुनिया को पता है। और रघुपति राघव राजा राम सब बहुत सम्मत, ये हम गाते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनको बुद्धि की जरूरत है, उनको जरूरत है ये समझने की कि सत्य के रास्ते पे चलने वाले इंसान को ऐसे दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग क्या इस तैयारी के साथ आए थे कि आज हिरासत देनी है, आप लोगों को डिटेन होना है? हम अपने दफ्तर आए थे यहाँ पे और हम सोच रहे थे कि हम भी वहाँ पे जाए, जो चौक पे वो सब जो चल रहे हैं हम भी वहाँ पे शामिल हो। लेकिन अपोजिशन के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, वो भी डिटेन हो गए। बिल्कुल, अपोजिशन के नेताओं को डिटेन किया। यहाँ पे AICC को तो इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही में जी रहे हैं। Okay, Nabila, very interesting visuals coming from the AICC. On one side, you have heavy police deployment. On the other side, Mahila Congress workers singing Raghupati Raghav Raja Ram. So, unique visuals coming from the national capital. And as Supriya was saying, at Vijay Chowk, these were the like-minded opposition parties who had gotten together over the demand of JPC in the Adani issue and condemning the way Rahul Gandhi has been convicted. In fact, Nabila, you were referring as to how Aam Aadmi Party has also jumped into the entire issue and is for the first time probably Arvind Kejriwal also very categorically said that despite political differences, he's going to support Rahul Gandhi over this issue. Because remember, Nabila, similar kind of cases are going on against Aam Aadmi Party leaders as well. So it seems that different opposition party leaders who are facing the agencies right now, they are also trying to get together over the issue to trying to create a narrative that the central government is misusing the agencies. And in fact, Nabila, on the days when this protest is happening, that very day, you have the opposition parties, 14 opposition parties who have reached out to Supreme Court with the plea that how central agencies are being misused for political agenda. And Congress, BRS, TMC, Aam Aadmi Party are part of the 14 opposition parties who have gotten together. In fact, even Jharkhand Mukti Morcha, because remember, even Hemant Soren's party is facing similar crackdown by the central agencies in different cases. So you have the opposition parties coming together, approaching the Supreme Court, protesting at Vijay Chowk, and Congress workers on the other side, sending these visuals, sending the message that their leader Rahul Gandhi is being punished because he was speaking against Narendra Modi government over the issue of Adani. And in order to muzzle Rahul Gandhi's voice, in order to clamp down on the opposition parties, this sort of conviction order has come. So clearly they are also questioning the timing of the verdict of the Gujarat court in the defamation case. Back to you, Nabila. So we see the Congress outside the Parliament and right outside the Congress office, stepping up the attack on the centre. On one hand, demanding a JPC probe on the Adani group, for which all the parliamentarians, basically every opposition leader mostly, have come together on the same cause, demanding that Adani be probed, a joint parliamentary committee be formed to probe the Adani issue. While on the other hand, outside the Congress office, we see the Congress workers condemning this conviction of Rahul Gandhi in the 2019 defamation case. This again, they assert, are attempts made by the centre to suppress the opposition voice. Amit, do continue. We see many of the Congress leaders have been detained. They're being taken away, dispersed from there, outside the Congress office. Yes, Nabila, the detention process has happened. Several rounds of detention has happened. Youth Congress, Mahila Congress, NSCI workers have been detained. But I'm getting you these visuals as to how the Mahila Congress workers are singing Raghupati Raghav Raja Ram in front of the Delhi police jawans. Let's listen to that. पतिते पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम प्यारे तू सीताराम रघुपति
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Across BJP's Anurag Thakur speaking on the same protests. मैं नहीं करूंगा. कोर्ट ने वार्निंग दी थी कि भविष्य में ऐसी ना हो, लेकिन 2019 में एक साल के अंदर एक नहीं चार ऐसे अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग हिस्सों पे कभी आरएसएस को गाली, कभी किसी और की हत्या के साथ किसी को जोड़ देना, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपमानना करना और ओबीसी समाज की अपमानना करना. अब कोर्ट ने जब निर्णय लिया तब उसमें क्या कहा, 2 साल की सजा सुनाई और कहा ये इसलिए देना जरूरी है कि आरोपी सांसद है और बार बार ऐसी हरकतें करता है, यानी कि 2018 की अपनी गलती से भी सीखे नहीं और लगातार ये करते हैं. क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपने आप को देश से बड़ा समझते हैं, संसद से बड़ा समझते हैं, सदन से बड़ा समझते हैं. हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर. अनुराग जी, कल जो सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर फैसला सुनाया है, अब उनकी लोकसभा की सदस्यता रहेगी? All right, you have the opposition, of course, stepping up their attack, and this comes right after 2 weeks of the second leg of the budget session going into complete washout. And finally today we believe the finance bill of 2023 has been passed in the Lok Sabha discussion that was due to happen, but the chaos took over. Here we see all the opposition parties who had asked for suspension of the House itself in the name of Adani, in the name of a joint parliamentary committee probe into Adani, asking for the House to be suspended on the same issue. But Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has denied the request. Here, despite that, the opposition has spilled out on the streets now, holding placards and banners, protesting on the same, asking for a JPC probe on Adani and condemning the 2-year conviction on Rahul Gandhi in a 2019 defamatory case. These are protests outside the Congress office on the right-hand side that you see. On the left, you see Vijay Chowk, right outside the parliament, where we see the opposition netas here too being detained. Let me cut across to Yogi Adityanath of the BJP speaking on the same. जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे. All right, let me cut across to Supriya. Supriya, tell me, do show us right around you if the opposition netas are still present or all of them have been detained by the police. Well, Nabila, first and foremost, this is where we are, is the location where all the MPs of the opposition have been detained by Delhi police. Behind me, you can see that now the barricades have been removed, and at the same time, the Delhi polices as well as paramilitary forces are still in action. They are not letting anybody stand here. Before that, Mallikarjun Kharge, who is the Congress president, said that they are not letting Rahul Gandhi to speak. It means that they want, he's targeting the government and saying that they want to say that we will continue to loot and you keep your mouth shut. Rahul Gandhi wrote a letter also asking for permission to be allowed to speak inside Lok Sabha, but that was also not granted. So Congress party is up in arms. They are saying that we will continue to protest. Right here where we are, behind me you can see that now the people are leaving, but there were buses stationed. All the MPs have been detained and they have been taken. Lok Sabha has been adjourned till Monday, as well as Rajya Sabha is all set to meet at 2:30 p.m. in the afternoon. But despite that,
fact, Congress parties, all MPs have got them, they got detained, and only Mr. Mallikarjun Kharge, who has left from here, will be present in the Rajya Sabha, is what we are hearing. As far as Congress is concerned, they have upped the ante. They are saying that this conviction which was given to Rahul Gandhi, and especially the sentence, 2-year sentence which has been given, is nothing short of a political vendetta. They are all going all out and saying that we will continue to protest right from the streets to Sansad, which is the parliament where we are at the moment, and they are saying that they will continue to demand JPC. The now Congress party is saying that the entire action which the legal action which we have seen has taken place against Rahul Gandhi in Surat is due to his continuously, because he is continuously raising the Adani Group issue and asking for a JPC. And absolutely, so we saw that Parliament lockjam in both houses, but nonetheless, the Finance Bill of 2023 has been passed in the Lok Sabha. Amid all that chaos, the Finance Bill 2023 has been passed. We're going to take you through a lot more on this on the other side of a short break, even as protests outside the Parliament continues. Judges should be appointed by people other than just judges. How do you look at all the pressure that's coming your way? The independence of the judiciary is a cardinal value, and you have to insulate the judiciary from outside influences. The story of Lakshmi is a source of inspiration. Despite frugal means, Lakshmi has built a business she's proud of. But it did not come easy. After working in a wide array of jobs, Lakshmi got headlong into the dry cleaning and ironing business. आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और मेरी काशी के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नवरात्र का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों,
काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो,
पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाइयों और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रोपवे का स्टेशन बनेगा ताकि आप लोग इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। साथियों, आज बनारस की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। बाबतपुर हवाई अड्डे में आज नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ है। अभी तक यहां देश दुनिया से आने वाले 50 से अधिक विमानों को हैंडल किया जाता है। नया एटीसी टावर बनने से ये क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। भाइयों और बहनों, काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है, उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 8-9 वर्षों में आप गंगा के बदले हुए घाटों के साक्षी बने हैं। अब गंगा के दोनों तरफ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस वर्ष के बजट में भी ऐलान किए गए हैं। चाहे खाद हो
या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़ी दूसरी मदद, इसके लिए नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई है। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गई फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियाओं फूड पार्क में जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस बना है, उससे किसानों, बागवानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। आज यहां पुलिस फोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। साथियों, विकास का जो रास्ता हमने चुना है उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए,
2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्तों को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए।
साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अभी आप थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठे रहें। विकास की एक और नई अविरल धारा प्रवाहित हो गई। काशी वासियों को आज 1800 करोड़ की start by asking you straight up about the challenges. There are about 4.32 crore total pending cases. 69,000 of them in the Supreme Court, a backlog of about 59 lakh across 25 high courts. Another way of looking at it is, I think it's reflective of the faith of the people in coming to court in the first place, which is not to justify the backlog. We should be discharging the faith of the people by being more efficient and by reducing the backlog. But that's just an indicator of the kind of faith people have. After months of being the talk of the town, with ChatGPT, the Elon Musk found research body OpenAI is once again in the headlines with the launch of GPT-4. And though this does seem like a step towards a digitalized world and progress, it actually is causing fear and tension around the world. The parent company, OpenAI, itself has stated that the chatbot is capable of hallucinating facts and can make reasoning errors. And though both ChatGPT and GPT-4 have passed some of the toughest competitive exams in the world, they cannot process real-time information and keep up with current events. The information that is fed into these chatbots remains dated, as it was trained in 2021. Artificial intelligence taking over jobs and eventually the human race has been a debate that's been going on since time immemorial. But clearly, this stands as a testament that AI is still not there yet. With AI making factual and reasoning errors, the question is, will it ever take over human jobs? Will it ever replace humans? Well, clearly the answer remains no. Rahul Gandhi has been convicted 2 years in prison for a 2019 defamation case. This now has turned into his disqualification as per a 2013 Supreme Court order that says any elected representative who's been convicted for up to 2 years in prison should be disqualified with immediate effect. Rahul Gandhi has now been disqualified. This is big news and update coming in, and it appears this is precisely the apprehension that Congress netas may have had after we saw huge protests that were rolled out by the Congress leaders condemning this conviction, calling this a way to suppress Rahul Gandhi's voice. Whatever said, Rahul Gandhi has now been disqualified as per a 2013 Supreme Court order that clearly states any elected representative, MP or MLA who is convicted for up to 2 years in prison should be disqualified with immediate effect. Big development coming in. Rahul Gandhi has been disqualified. In fact, he was convicted by a Surat court in a 2019 defamation case where Rahul Gandhi had said that those thieves, why are all the thieves having common surname Modi? This was what he said in Hindi, and this was taken with serious objection by the Modi community in Gujarat. A defamation case was filed, and right after he was convicted for 2 years in prison, got immediate bail, and now we hear that Rahul Gandhi has been disqualified. Huge development coming in. A notification that comes in on Rahul Gandhi's disqualification. In fact, this was precisely the fear that the Congress workers may have had, which is why they upped the ante and a massive protest was launched. In fact, the Lok Sabha Secretariat, the Parliament House, a notification clearly stating that Rahul Gandhi, the Wayanad MP, has been disqualified from the membership of the Lok Sabha from the state of his conviction, the date of his conviction as 23rd of March 2023.
in terms of the provision of Article 102(1)(e) of the Constitution of India, reading with Section 8 of the Representatives of People Act 1951. Big development coming in. Palmi Saha joining us with that. Palmi, Rahul Gandhi has been disqualified. Precisely the fear that the Congress had, which is why they may have rolled out these massive protests outside the Parliament and the Congress office today. But it appears that there was no time given for Rahul Gandhi to appeal in the same case. He's now been disqualified. A clear notification coming in from the Parliament House, the Lok Sabha Secretariat. That's right. In fact, this is a big blow for the Congress party. Expect the Congress party to mount more protests in the wake of this decision which has been taken by the Lok Sabha Speaker's office. This is, of course, as per norms and protocols, Nabila. The protocol as far as the Representation of People's Act clearly states that any MP, MLA, MLC who stands convicted and sentenced to 2 years or more will be disqualified from their membership. There, of course, was a provision within the norms and procedures which gave a 3-month window to these convicted MPs, MLAs or MLCs to in fact protest that decision, because they could go ahead and appeal their conviction in a higher court. So that window was available, so the disqualification proceedings couldn't be initiated in those circumstances. But there was of the Supreme Court in 2013 on the 10th of July, which is the Lily Thomas versus Union of India case, which was earlier being cited yesterday by the BJP and the central government representatives as well, which basically, in fact, did away with this window, 3-month window, said that the disqualification of the member of parliament or legislator has to be immediate. And as far as them, seeking any sort of legal remedy or recourse is concerned, considering their conviction, they can keep going ahead and doing that. But the disqualification be done with immediate effect. So that is the precedent which was set. That was the precedent which was used this year as well, when Abdullah Azam Khan, a son of Azam Khan, was in fact removed as member of the UP Assembly. He represented the Rampur Assembly seat. He was in fact, his MLA-ship was taken away after he was convicted in a case and was in fact sentenced to imprisonment. His disqualification from the UP Assembly was immediate. He can keep seeking legal recourse, trying to correct the decision, appeal the decision of the lower court, which is what Rahul Gandhi is likely to do as well. All right, now it doesn't seem like, Palmi, that Rahul Gandhi has been given any time to appeal to a high court either. In fact, Rahul Gandhi at this point, a notification coming in very clearly that he's been disqualified. Moshmi, who joins us right outside the parliament. Moshmi, big development. Wayanad MP Rahul Gandhi has been disqualified over the comment that he made in 2019, a defamation case where he's been convicted for 2 years. No time to appeal. Absolutely, Nabila, this will have wide political ramifications with the Congress, really huddled in meetings since yesterday. They were anticipating this, particularly Abhishek Manu Singhvi had said that the party can do, that the speaker can do anything. We have no idea, but we expect them to do anything. So thereby the Congress believed that the acts would actually be used against Rahul Gandhi as far as axing his membership is concerned there. And this, surely the Congress will not take it lying down, perhaps giving a cue of what's going to follow. They started the protest even before that notification had really come in. So Rahul Gandhi now, the Congress perhaps will mint on that fact that he is not being allowed to speak in the Lok Sabha. He is not being allowed to speak anywhere, and cases are being slammed against them. He is being summoned by the ED, and now you have it. His membership has been terminated as far as being an MP from Wayanad is concerned. A big political shocker for the Congress party, and surely the Congress party would be huddled to find out how they have to, defend this entire action. In fact, attack the government on this count. But clearly, now the battle lines are drawn. It really changes. Absolutely. Stay with us, Moshmi. I'm going to cut across to PDT Achari, who's a constitution expert. Mr. Achari, Rahul Gandhi has been disqualified as an MP. He's been convicted in a defamation case of 2019. There is no room for him to appeal. Even before that, a notice has come in from the Lok Sabha Secretariat. Is this a move that was expected and on the lines as per constitution? Well, there are certain problems in this. Because Lok Sabha Secretariat
while issuing the notification, they have to look at Article 103, which says that the President has to decide about the disqualification. Only after that, the Lok Sabha can issue this notification. So the President has not decided because it has not been brought to the notice of the President under Article 103, and therefore the Lok Sabha, I do not know how they could issue this notification now. How do you think the Secretariat has issued a notice of such nature? It very clearly says he's been disqualified and the date comes of yesterday, of March 23rd. This was precisely what the Congress netas were apprehensive about, and it appears that this has been rolled out in quick succession. Soon after the verdict came out, Rahul Gandhi has got bail. Even as his counsel prepares to appeal to a higher court, his disqualification notice has come about. On what lines would they have carried forward with this decision? Now, this notification needs to be challenged. It can be challenged. In my view, it can be challenged under Article 103. And there is a case decided by the Supreme Court in 2009 in which Supreme Court had very clearly said that the President's decision needs to be obtained before the seat is declared vacant. Actually, the notification is issued by the Lok Sabha says that the seat has become vacant. That is the notification. That is the notification. Otherwise, Lok Sabha has no power to disqualify anybody. It is the notification says that the seat has become vacant. So that notification can be issued only after the matter has been decided by the President of India under Article 103. And also, that is in line with the decision taken by the Supreme Court in 2009. You know, Acharya, if you could tell us at this point, Rahul Gandhi's counsel was preparing to approach a higher court and maybe quash the conviction that was awarded to him. But in your view, what's the way forward for him now? The way forward is to challenge this notification by the Lok Sabha Secretariat. The Rahul Gandhi's lawyers, they should approach either the High Court or the Supreme Court and get it reversed. How do you think you could get it reversed? Yeah, the notification that has been issued, that should be quashed. So you're saying this notification itself holds no ground? The notification has been issued after yesterday's court verdict. Yes. There is a misconception about it. Yes. The misconception is that as soon as the court gives its decision, there is an automatic disqualification. There is no automatic disqualification because Section 8(3), under which a person is disqualified when he is convicted and sentenced to 2 years imprisonment. Then that particular section says the member shall be disqualified, It does not say the member shall stand disqualified. There is a world of difference between these two formulations. So that section merely says that member shall be disqualified. That means somebody else has to disqualify him. And that somebody else is the President of India under Article 103. And that has not happened. And therefore, the notification issued by the Lok Sabha Secretariat, I think legally cannot be sustained. Right. So you're saying the Congress will now have to ask for this notice itself to be quashed, as this was done soon after the verdict. But now that Rahul Gandhi has been granted bail and his counsel prepares to appeal to a higher court, it appears that this notice might not hold good. Is that your view? Yeah. That notice can be issued only after the President has declared it under Article 103. That is my view. All right. Have you gone through the notice, Mr. Acharya? And no, I know that. I know. Yeah. Would you be able to highlight for us yet again the missing? I have not seen the note. I have not seen the notice, but and he automatically stands disqualified. Automatically, and a formal order has been passed by the Honorable Speaker Lok Sabha
It is only a formality. We have nothing to. इसमें तो हमको कुछ लेना देना है ही नहीं है. We do not have anything to say or not to say in that. प्रहलाद जी, आप आज तक पर क्योंकि लाइव है इसलिए हमारी गुजारिश है अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको ज्यादा लोग सुन समझ पाएंगे सर. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो सरकार का या और किसी का लेना देना कुछ नहीं है. जब भी कोर्ट का 2 बरस और 2 बरस के ऊपर का सजा हो जाता है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन, ये रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है. और जब ये लॉ ऑफ द लैंड है, इसमें नोबडी शुड फील, जो भी व्यक्ति है वो एग्जाम्पशन लेना कोशिश करना नहीं चाहिए. मैं एक्सेप्शन वो ऐसा नहीं बताना चाहिए जी. और दूसरी बात, राहुल गांधी को जब ट्रायल चल रहा था, राहुल गांधी को बार बार कोर्ट ने पूछा, स्वयं कोर्ट के जज साहब ने पूछा, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आप माफी मांगने के लिए तैयार है? माफी मांगने के लिए तैयार है? ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे. ही वॉज एरोगेंट. अगर माफी मांग देते तो ठीक ठाक प्रोबेबली केस क्लोज हो जाता था. लेकिन ये व्यक्ति अपने गलती भी करते हैं. ऐसे तो एक जाति के खिलाफ बोलते हैं, ओबीसी के खिलाफ बोलते हैं, ओबीसी के खिलाफ बोल के बाद में माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है. जब माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोर्ट ने अपना डिसीजन ले लिया है, हमारा थोड़ी हाथ है इसमें. इसके ऊपर लेकिन प्रहलाद जी, आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप तो देख ही रहे होंगे कि आज सुबह से कांग्रेस विरोध कर रही है. वो कह रहे थे कि जजों को बार बार बदल दिया गया. वो कह रहे हैं कि स्पीकर के पाले में गेंद थी, जल्दी फैसला ले लिया गया. तो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप पहले भी वो लगाया, लंदन में भी आरोप लगाया था कि आवाज दबा दी जाती है. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें कोई जज के खिलाफ उंगली उठाना बहुत बड़ा गलती कर रहा है कांग्रेस पार्टी. और एक जुडिशरी ऊपर विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है, और हमारा डिफेंस फोर्स के ऊपर विश्वास नहीं है. कांग्रेस का आदत बन गया है जी. सर, अगर सदस्यता रद्द हो जाती है और 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 24 के चुनाव पर? क्योंकि फिर तो वो लड़ नहीं पाएंगे. तो ये आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है? इस पर आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, फायदे नुकसान हम इसमें देखने के लिए हम नहीं बैठे जी. हम तो जो कानून के हिसाब जो होना है वो हो गया. हमारे कुछ भी उसमें लेना देना नहीं है. राहुल गांधी वो सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला है, राहुल गांधी एक जाति के ओबीसी के खिलाफ बोला है जी. ये तो आप समझने का कोशिश करो जी. अगेंस्ट कास्ट, अगेंस्ट दी ओबीसी. बिल्कुल. तो इसके कारण वो लोग कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसमें हमारा लेना देना क्या है. एक मामला पटना में भी चल रहा है. सुशील मोदी जी भी कह रहे हैं कि वो भी मामले को फिर से दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सर, क्वेश्चन ये है कि जो कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने मतलब जुडिशरी को क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आप पर आरोप लगा रहे थे कि प्रोसेस आप लोगों ने थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया. ना, हमने क्या, मीन से जो जजमेंट पास किया उनके ऊपर आरोप है या हमारे ऊपर आरोप है? ये क्या है? अब उन्होंने तो कहा कि बार बार जज बदले गए, जल्दी में फैसला सुना दिया गया. राहुल जी की बात भी कोर्ट रूम में नहीं सुनी गई सही से. नहीं, 2019 का केस है. तो 2019 to 2023 ऑलमोस्ट 4 बरस हो गए जी. जल्दबाजी में कहाँ कैसे होता है जी? आपको लगता है कि धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. तो ये All right, you had Pralad Joshi there speaking. Let me cut across to Mallikarjun Kharge, Congress President. से बाहर डाला गया है. और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है. लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं. तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा. लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं. ये जो
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगी? आज 5 कोर्ट में जा रहे हैं। अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर लेकिन मेंबरशिप गई है, इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने All right, here you have Malika.